हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और काफ़ी बच्चे जो हैं काफ़ी सारा कमेंट्स कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आओ। तो आज से हम आप लोग को क्लास 12th की केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं लेसन वाइज। जी हाँ, हमारे चैनल पे और हमारे हर एक वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम आपको सबसे पहले लेसन वाइज पढ़ाते हैं। जितने भी लेसन्स हैं सभी का लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स भी होंगे, सभी होंगे। उसके बाद वीवीआई क्वेश्चन देंगे, उसके बाद गेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में होंगे। और बाकी आपको पता है कि हमारी टीम कंटिन्यू पीडीएफ प्रोवाइड करती है। पिछले साल 16,000 बच्चों ने हमारे पीडीएफ को परचेज़ किया। ठीक है, इस बार उम्मीद है कि वो टारगेट बढ़कर 26, 30, 40,000 हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करते हैं। और आज से हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। ये सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं कोई भी बोर्ड से, अगर उनका माध्यम हिंदी माध्यम है तो बिल्कुल हमारे इस पूरे कोर्स को, सभी वीडियोस को लेसन वाइज देखिए। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही अच्छा जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में हमारा व्हाट्सअप नंबर रहेगा। जी हाँ, वीडियो के लगभग अंत में हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जो आपकी मर्ज़ी हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट। आपको पता है कि केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले सॉलिड स्टेट पढ़ना होता है लेसन 1 में। ठोस अवस्था पहला क्वेश्चन है। तृतीयक कोटि, जो हमारा तृतीयक कोटि है, इसके प्रावर्तन के लिए n का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि तृतीयक कोटि के प्रावर्तन के लिए n का मान होता है, तो ये कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तृतीयक कोटि के प्रावर्तन के लिए n का मान 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते चलेंगे। अष्टफलक, जिसमें कितने फलक होते हैं? 8 फलक होते हैं, उसको हम कहते हैं अष्टफलक। अष्टफलक रिक्तियों को बनाने में कितने गोले भाग लेते हैं? ठीक है, तो अष्टफलक रिक्तियों को बनाने के लिए ना हम 6 गोले भाग लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है वो भी हम आपको इसमें बताते चलेंगे। फिलहाल ये जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अष्टफलक रिक्तियों को बनाने के लिए कितने गोले भाग लेते हैं, ये 6 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? ये आपको बिहार बोर्ड की जो परीक्षा हुई ना, बीएससीबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये आपको 2017 में पूछा गया है। डाउट है तो फिर प्रीवियस ईयर्स बुक कर निकाल के देख लो। ठीक है, कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको 2017 में पूछा गया है। इसके आंसर है 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, 7। ठीक है, बीसीसी, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। हमारे जो टीचर हैं वो आपको कंटिन्यू लेसन वाइज आपको डिटेल्स दे रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। बीसीसी, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है, ये आपको 32% होता है। पिछला साल ये पूछा गया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 में पूछा गया है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है 32%। बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार क्वेश्चन है और इस बार हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिले। तो हमारे चैनल पे जुड़िए, तो बिल्कुल भी लेसन वाइज पढ़िए, एक एक लेसन, एक भी छूटना नहीं चाहिए आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और फिर हम आपको सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे, सभी चीज़ें करवाएंगे लाइव। वो भी सोडियम क्लोराइड का जालक है, तो जो सोडियम क्लोराइड, इसका जो जालक है ना वो अष्टफलकीय है। ठीक है, किस तरह का है? वो अष्टफलकीय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का जालक है अष्टफलकीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये आपको 2018 में क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है कि एक धातु का खाकरन हेक्सागोनल क्लोज पैक, इसको हम HCP, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से हम पढ़ते हैं। एक धातु का रवाकरण, यहाँ पे मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था। एक धातु का जो रवाकरण है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक, जिसको हम HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है? व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP? कि एक धातु का रवाकरण जो होता है ना वो हेक्सागोनल क्लोज, ठीक है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया 12। इसका आंसर कितना हो गया? 12। तो धातु की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है वो 12 होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि ब्रैग समीकरण क्या है। मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन, ठीक है, इसको बीबीआई करिए, अपनी कॉपी में नोट करिए। ब्रैग समीकरण है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। वीडियो को अंत तक देखिए, कभी भी हम अपना व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के बीच में दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो ब्रैग समीकरण क्या है? n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा।
कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। और इस वीडियो के बीच में हम अपना व्हाट्सअप नंबर आपको देने वाले हैं, बिल्कुल, जो जिस पे आप अपने प्रॉब्लम्स को हमसे पूछ सकते हो या कुछ भी चैट कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपका मन करे कि हाँ सर से ये पूछना चाहिए, वो पूछना चाहिए, PDF के बारे में पूछना है, जो भी आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर है 8 ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व, तो ये सिलिकॉन है, SI, जिससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व SI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है, तो एक क्रिस्टल में जो है ना वो 14 प्रकार के जालक संभव है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है, इसका आंसर हो जाएगा 14, आंसर हो जाएगा 14। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता जो होती है वो 52% होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी हाईलाइटेड था तो मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता जो होती है वो 52% होती है। आगे बढ़े, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं कि ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग किसके कारण होता है। ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, F केंद्रों के कारण। ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, F केंद्रों के कारण, ठीक है। आ रहा है समझ में, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। शॉटकी दोष के कारण जो आपका ठोस होता है ना, सॉलिड, उसका जो होता है डेंसिटी यानी घनत्व, जब शॉटकी दोष हो जाएगा तो उसके कारण किसी सॉलिड का डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो शॉटकी दोष के कारण ठोस का डेंसिटी यानी घनत्व जो है वो घट जाता है। डाउट क्लियर है कि जब शॉटकी दोष होगा तो उसके कारण किसी भी सॉलिड वस्तु का डेंसिटी, जिसको हम घनत्व बोलते हैं, वो घटेगा, बिल्कुल। चल, आ रहा होगा समझ में। Na2O में सोडियम की उप सह संयोजक संख्या, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर होगा 4। Na2O में सोडियम की उप सह संयोजक संख्या जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल। क्रिस्टल तंत्र AB में किस क्रिस्टल तंत्र में A इज इक्वल टू नोट B एंड B इज इक्वल टू नोट C एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अल्फा, बीटा और गामा तीनों का मान 90 डिग्री पैमाना या कहीं पैरामीटर वर्तमान रहता है, तो ये हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। इसका हो जाएगा ये कब होगा, ये ऑर्थोरोम्बिक में होगा कि क्रिस्टल तंत्र AB में किस क्रिस्टल तंत्र में A B C आपस में बराबर नहीं होंगे, बट अल्फ़ा, बीटा और गामा का मान 90 पैमाना वर्तमान में रहता है, ये ऑर्थोरोम्बिक। ये आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2-3 साल पहले ये प्रश्न पूछा गया ऑलरेडी। आगे बढ़े, हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। HCP, अभी मैंने आपको HCP के बारे में पढ़ाया। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, ये आपको 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 0.74। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है 0.74। बढ़े आगे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 पे डिस्कस करेंगे। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सह संयोजक संख्या होती है। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सह संयोजक संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट 8। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सह संयोजक संख्या 8 होती है, ठीक है। मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सह संयोजक संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं, तो फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष एक तरह के परमाणु दोष का उदाहरण है। कॉपी में बिल्कुल नोट करिएगा कि फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं किस प्रकार के दोष, परमाणु दोष। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं परमाणु दोष। बढ़े आगे, बिल्कुल। चलिए, BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है। BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है, वो होती है 68%। BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता 68% होती है। जी हाँ दोस्तों, BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता 68% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता, ये सभी चीज़ें हम आपको चैप्टर वाइज इसका पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी वीडियोस मैंने बना रखा है। लगभग में एक लेसन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, जो आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट, जो टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं।
FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता 74% होती है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल। चलिए, फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है? फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है? तो इसका आंसर होगा 8। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिल्कुल 8। याद रखिएगा कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है? इसका आंसर होगा 8। बढ़े आगे? बिल्कुल। चलिए, पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, जो आपका Pn प्रकार के अर्धचालक होंगे, डोपिंग होंगे, पी प्रकार के होंगे, ये सभी आपको पढ़ाएंगे। ऑलरेडी हम पढ़ा भी रहे और पढ़ाएंगे भी कि पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो होगा आंसर इसका 3। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं कि NaCl क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित घनीय जालक होती है। ठीक है, NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो किसमें होती है? फलक केंद्रित घनीय जालक में होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित घनीय जालक में होती है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या 2 होती है। यहाँ देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या 2 होती है। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट ये आपको 2 होंगे। चलिए, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि C6H6 एक किस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है? ये आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। C6H6 कैसा पदार्थ है? एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। बिल्कुल कॉपी में नोट करिएगा, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। C6H6 कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं कि डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, जिनकी संख्या होती है कार्बन 4। ठीक है, कितनी संख्या होती है? 4 होती है। कि डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या होती है 4। अभी ये पूरा हुआ नहीं है, अभी लेसन 1 में भी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बाकी हैं जो हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिलहाल इतना आप अपनी कॉपी में नोट करिए। और नंबर की बात कर रहे थे, नहीं बच्चे बोलेंगे कि सर आपने नंबर तो दिया नहीं। 752031 बिल्कुल जेन्युइन नंबर है, 8714। ठीक है, आप सिर्फ इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल की बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना, इतना हमारे पास टाइम नहीं है और बच्चों के लिए उतना दे भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इतने टीचर भी हमारे पास, इतने स्टाफ भी मौजूद नहीं है, काफ़ी लिमिट मात्रा में 7 से 8 हैं, सब लोग मिलकर हम लोग चलाते हैं संस्था को। आंसर इसका, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7520318714 7520318714। उम्मीद है कि बिल्कुल आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट करिए। आपके कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप इस वीडियो को किस तरह से अचीव करते हो, कैसा फील करते हो इस वीडियो को अपलोड करने का। और आगे की वीडियोस चाहिए तो बहुत सारा कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक तो बिल्कुल करना है दोस्तों के साथ। और चैनल पर बिल्कुल नए हैं और चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं ड्रीम क्लासेस के साथ, तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया तो। और जैसे ही सब्सक्राइब करोगे इस तरह से घंटा का बेल आएगा, इस पर भी क्लिक कर देना, ये नोटिफिकेशन का बेल है वो ऑन हो जाएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेसन 1 का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, जिसमें लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया था। आज उससे हम आगे पढ़ेंगे और पूरे लेसन 1 को कवर कर देंगे, सॉलिड स्टेट को। ठीक है, और हमारी टीम जो है वो कंटिन्यू आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल। और हमारे इस टीम की सबसे बड़ी खासियत, ड्रीम क्लासेस की खासियत ये है कि आपको चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स सभी को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अभी थोड़ी हमारी टीम स्लो है, पर धीरे धीरे वो अपनी कंटिन्यूटी बना के रखेगी और आपको वीडियोस देगी, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जा सके। ओके दोस्तों, और मैं बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स 12th कर चुके हैं, आपके बड़े भाई या कुछ भी, तो हमारा एक नया चैनल है टारगेट विथ राहुल सर, जहां मैं कंटिन्यू 3 से 4 घंटे दोपहर में 12:30 बजे और रात में
8:30 बजे लाइव पढ़ाता हूँ। तो आप टारगेट विथ राहुल सर सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, और वहाँ अपने दोस्तों को, जो आपके बड़े भाई लोग हैं, उनको बोल दीजिए, वहाँ पे लाइव क्लास के लिए ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 21 नंबर से। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने 20 पिछले लेसन में, पिछले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख लीजिएगा। कह रहा है पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो पी प्रकार का जो डोपिंग होता है ना, उसमें अर्धचालक, ठीक है, एक चालक होता है, एक अर्धचालक होता है, उसको प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि, ठीक है, अशुद्धि जो होता है ना, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है, ठीक है। ये सभी मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है, अगर आप हमारी टीम के साथ कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। तो फलक केंद्रित घनीय जालक में होती है, ठीक है। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित घनीय जालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकल सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकल सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। चलिए C6H6 एक कैसा पदार्थ है। तो C6H6 एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, जिसको मैंने पिछले साल भी VVI किया था, ठीक है। तो C6H6 एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि डायमंड क्रिस्टल में, जी हाँ दोस्तों, डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। ये चीज़ आपने भी पढ़ा होगा कि जहाँ पे हम आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट का, और जितने भी टॉपिक हैं सभी का, उसमें मैंने पढ़ाया था कि डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं वो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े रहते हैं, जिनकी संख्या होती है 4, ठीक है। डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। CsCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। BCC, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स के साथ पढ़ा रहे हैं, लेसन बाय लेसन, वहाँ पे पढ़िए जहाँ पे मैंने आपको BCC के बारे में अच्छे से बताया है, ठीक है। तो प्रश्न है कि CsCl की क्रिस्टल संरचना होती है BCC। ओके स्टूडेंट, कंटिन्यू, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा। FCC एक घनाकार जालक है। तो इसका कहना है कि FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो FCC के जालक में जो होता है ना, वो परमाणुओं की संख्या 4 होती है। FCC के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो परमाणुओं की संख्या 4 होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। X तथा Y तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक केंद्रों पर उपस्थित हैं। तो यौगिक का सूत्र होता है XY3। यौगिक का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? XY3। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता का जो प्रभाव है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये प्रश्न फिर से हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम ZnO को गर्म करेंगे ना, तो इसकी विद्युत चालकता जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होगी? बढ़ जाएगी। कभी कभी आप पढ़ोगे, कहीं कहीं और भी टॉपिक आएंगे जहाँ पे विद्युत चालकता घटती भी है, परिवर्तित रहती है, लेकिन यहाँ पे ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता बढ़ती है। ओके। BaSO4 के जल में घुलनशीलता का क्या कारण है। तो BaSO4 को जो जब जल में घुलनशीलता करते हैं, इसका रीज़न है कि इसकी जालक ऊर्जा जो है ना वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 कि BaSO4 के जल में घुलनशीलता का क्या रीज़न है। तो इसकी जालक ऊर्जा जो है ना वो काफ़ी निम्न है, काफ़ी कम है, इस कारण जो है वो इसको जल में घुलनशीलता किया जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न है कि P टाइप तथा N टाइप अर्धचालकों की विद्युतीय प्रकृति क्या होती है। तो P टाइप तथा N टाइप के अर्धचालकों की विद्युतीय प्रकृति जो होती है ना वो बिल्कुल उदासीन होती है, ठीक है। P टाइप तथा N टाइप के अर्धचालकों की विद्युतीय प्रकृति जो होती है वो बिल्कुल उदासीन होती है। बहुत ही समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P टाइप तथा N टाइप के अर्धचालकों की विद्युतीय प्रकृति उदासीन होती है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ge, जिसको जर्मेनियम हम लोग कहते हैं। Ge के साथ उपस्थित As है, Ge अर्धचालक के साथ उपस्थित As है, ये आपको डोपेंट कहलाएगा, ठीक है।
जो जर्मेनियम के साथ उपस्थित एस जो होता है ना वो आपको डोपेंट कहलाता है। ओके, जीई अर्धचालक के साथ उपस्थित एस क्या कहलाएगा? आपको डोपेंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है दाब वृद्धि से। जब क्रिस्टल का प्रेशर आप बढ़ाओगे ना तो इसमें समन्वय संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये प्रश्न है कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है दाब वृद्धि के कारण। ठीक है, कि जब दाब बढ़ाओगे तो क्रिस्टल में समन्वय संख्या अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकी दोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी जगह ये पूछा गया क्वेश्चन है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस के डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। सॉरी, शॉर्टकी दोष के कारण, एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ जी, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व होता है वो आपको घट जाएगा। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। ठीक है, ये सभी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी बोर्ड से स्टडी कर रहे हो तो आप ड्रीम क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। बस आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो हिंदी होना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का जो डेंसिटी है, घनत्व जो है वो क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है N1 वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं? तो एफ सेंटर कहा जाता है। N1 वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? एफ सेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि N1 वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? एफ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कि किसी क्रिस्टल में दो समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं तो वो इक्वल होगा, समान कहलाएगा। ठीक है, कि किसी क्रिस्टल में दो समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं बिल्कुल इक्वल, समान। ठीक है, किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक होंगे, समान होंगे, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस चालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको बीबीआई करो, ये 37 को, कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस चालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ऑर्थोरोम्बिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड की परीक्षा में देखा गया है और इस बार भी उम्मीद है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछ दे कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस चालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस चालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ये हमारा ऑर्थोरोम्बिक प्रकार के क्रिस्टलों में ब्रेविस चालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है? तो सरल घन इकाई सेल में क्रिस्टल का की जो सीमित पैकिंग जब की जाती है ना क्रिस्टल की, तो उसमें सबसे अधिक जो गैपिंग कहाँ पे होता है, खाली स्थान होता है, तो वो सरल घन इकाई सेल में होता है। क्रिस्टल में सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है सरल घन इकाई सेल में। यहाँ जो होता है ना गैपिंग काफ़ी अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं कि विषम संख्यायुक्त इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणु होते हैं पारामैग्नेटिक। ये किस टाइप के होते हैं? पारामैग्नेटिक होते हैं। विषम संख्यायुक्त जिसमें विषम यानी 1 3 5 7 9 इस टाइप से रहे, विषम संख्यायुक्त इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणु होते हैं पारामैग्नेटिक। ये किस टाइप के परमाणु होते हैं? पारामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर की जर्मेनियम जीई में ग्रुप 13 के तत्व मिश्रित करने पर प्राप्त सेमीकंडक्टर होगा, वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा? पी टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। कि जीई में ग्रुप 13 के तत्व मिश्रित करने पर प्राप्त सेमीकंडक्टर होगा पी टाइप। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, हमारा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, आप यहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हो अगर कुछ भी दिक्कत हो तो। ठीक है, 7520318714 ये एक बिल्कुल जेन्युइन व्हाट्सअप नंबर है, हमारी टीम का है और इसे आप रॉन्ग मत समझिएगा। कुछ भी आपको परेशानी हो आप यहाँ पर बेधड़क यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम काफ़ी बड़ी टीम है, 8-9 टीचर हैं इस हमारी टीम में जो आपको कंटिन्यू रिप्लाई करेगी और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेसन में। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ, सभी के टीचर सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं और आपको यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक का बटन तो बिल्कुल दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों हमारी टीम अभी फ़िलहाल जो है केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करी है। लेसन 1 जो हमारा सॉलिड स्टेट था वो हमने पूरा कवर कर दिया है।
अगर सपोज दैट आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ होगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं लेसन 2। टॉपिक का नाम है विलियन सॉल्यूशन, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के सेशन में आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं, और ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस किस साल परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहला सवाल कि किसी विलियन के 200 ml में अगर 2 ग्राम NaOH डाल दें या घुला दें तो विलियन की मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विलियन की मोलरता जो होगी ना वो घटकर सीधे 0.25 हो जाएगी। ठीक है, कि किसी विलियन के 200 ml मिलीलीटर, किसी विलियन के 200 ml में अगर 2 ग्राम हम NaOH डाल देते हैं ना तो विलियन की मोलरता हो जाती है 0.25। ये आपको 2015 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं तो विलियन की मोलरता 0.25 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCl, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारा H2O, ये हमारा जल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि HCl तथा H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होगा। तो आपको पता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड की परीक्षा 2017 एंड 2014 दोनों बार पूछा गया है कि HCl तथा H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होगा 22.2% HCl। ठीक है, HCl तथा H2O को अगर हम आपके मिला देते हैं तो इसका एजियोट्रॉपिक मिश्रण में क्या होगा, 22.2% HCl होगा। चलिए, ये आपको 2017 और 2014 में पूछा गया प्रश्न है। परासरणी दाब बढ़ता है तब तापक्रम भी बढ़ता है। परासरणी दाब कब बढ़ेगा, जब तापक्रम बढ़ेगा, और जब तापक्रम बढ़ेगा तो परासरणी दाब तो अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रश्न है कि परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। ये आपको 2016 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। अगले सवाल की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.55। ठीक है, 55.55 होती है किसी शुद्ध जल की मोलरता। ठीक है, कॉपी में एक एक क्वेश्चन को बारीकी से नोट करिएगा। एक अच्छा सा कॉपी तैयार करिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का, और ड्रीम क्लासेस के जितने भी लेसन्स, जितने भी वीडियोस प्रोवाइड होती है सभी को देखिए और उसे अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और आपको पता है हमारी टीम आपको PDF, जिसको गैस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो नोट्स होता है ना उसी को हम PDF कहते हैं, वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करिए जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि विलियन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, समपरासारी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलियन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, समपरासारी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि हम जितने भी वीडियो प्रोवाइड करते हैं उसमें जो भी क्वेश्चन देते हैं ना सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, भले ही बच्चे इग्नोर कर दें, उन्हें बाद में पता चलता है, बोर्ड की परीक्षा जब दे देते हैं तब लगता है कि ओहो पढ़ना चाहिए था। काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। विलियन स्थिरांक R का मान होता है 0.082 लीटर 80 एटम के इन्वर्स मोल इन्वर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विलियन स्थिरांक R का मान। हो सकता है मे भी आपको बोर्ड में देखने को मिले ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं कि उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है। तो उच्च अनुभार के पदार्थ का जो अनुभार अगर आपको फाइंड आउट करना है ना उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो सटीक प्रोसेस है ना वो परासरण दाब मापन है। ठीक है, वो किस तरह से हम माप करेंगे, परासरण दाब मापन के द्वारा उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 5 ग्राम ग्लूकोज के 20 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है, 5 ग्राम ग्लूकोज को अगर 20 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलियन का भार प्रतिशत क्या है। तो विलियन की जो भार प्रतिशतता है ना वो आपको 20% दिखेगी। ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में भी बताएंगे प्रूव करके, और जो चैप्टर वाइज लेसन वाइज आपको सॉल्यूशन मिल रहा है ना, टॉपिक बाय टॉपिक, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन और जो भी हमारा है उसमें हम आपको अच्छे से समझा देंगे वहाँ पे। विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का जो उदाहरण है ना यह है क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक उन्नयन। ये क्वेश्चन है कि विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का क्या उदाहरण है, क्वथनांक उन्नयन। अगला क्वेश्चन कि बर्फ में नमक मिला देने पर
बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है? इसका रीज़न हिमांक का अवनमन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर बर्फ़ में हम नमक मिला देंगे तो वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब गलेगा तो फिर वही रीज़न है कि बर्फ़ में नमक अगर मिला देने पर बर्फ़ का टेम्परेचर जो है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम, मतलब वो और ठंडा हो जाता है, इसका कहने का मतलब है। तो इसका रीज़न है हिमांक का अवनमन, ठीक है, उन्नयन नहीं, अवनमन, कि ये बर्फ़ में नमक मिला देने पर बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। इसका रीज़न है हिमांक का अवनमन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये एक न्यूमेरिकल्स है जिसको हम आपको सॉल्यूशन करके देंगे बाद में, ठीक है। पहले हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल की मोलल सांद्रता जो होगी वो 0.5 होगी। इसको आप डायरेक्टली रट भी सकते हैं, वरना फिर आपको जब हम इसका सॉल्यूशन जब करवाएंगे तो वहाँ पे डिटेल्स के साथ बता देंगे कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल की मोलल सांद्रता क्या होगी? 0.5 आएगी। के आई के तनु घोल में HgL2 डालने पर दाब जो होता है वो प्रेशर टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। के आई के तनु घोल में HgL2 डालने पर दाब जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको पता है कि मोललता पर एवं मोल प्रभाज पर टेम्परेचर का कोई प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक आपको मोललता है और एक आपको मोल प्रभाज है, इन दोनों पर ताप का जो है ना वो प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। याद रखिएगा कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, मोललता एवं मोल प्रभाज पर। किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है? तो 0.1 m BaCl2 का किसका क्वथनांक जो है ना वो वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है, सबसे हाई होता है। 0.1 m BaCl2 का जो क्वथनांक होता है वो वायुमंडलीय दाब पर सबसे हाई होता है, सबसे उच्च होता है। एक घोल जिसका परासरण दाब 300 K है, उस पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? 0.033 m। इन सभी चीज़ों का हम सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज करेंगे। ये आपको यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हॉप गुणांक का चरम मान क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा 3। मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हॉप गुणांक का चरम मतलब हाई लेवल जो उच्च मान होता है ना वो क्या हो सकता है? वो आपका 3 हो सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हॉप गुणांक का चरम मान क्या होगा? 3 होगा। 0.1 m आदर्श घोल का वांट हॉप गुणांक होगा 0.1 ही होगा। 0.1 m आदर्श घोल का वांट हॉप गुणांक 0.1 ही होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसमें समपरासारी होगा? ये आपको 0.1 m ग्लूकोज में होगा। यूरिया का 0.6 जलीय विलयन किसके समपरासारी होगा? ये 0.1 m ग्लूकोज में। ये आपको MP बोर्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। ये तो खैर मैंने बता दिया था कि 22.2, हालांकि 22.2 होना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को यहीं पे फ्लिप करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसमें हम बाद में डिस्कस कर देंगे आपको। तनु घोल का सहभाज वो, अच्छा ये स्थिर क्वाथी है ना, हाँ जी बिल्कुल सही है, वो कुछ और था, वो उसका 22.2 होना चाहिए था, ये सही है। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। स्थिर क्वाही होना चाहिए, चलिए रहने दीजिए, इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे। तनु घोल का सहजात गुण निर्भर करता है घुल के कणों की संख्या पर। तनु घोल का सहजात गुण जो है ना वो निर्भर करता है घुल के कणों की संख्या पर। तो ये 20 क्वेश्चन आज के सेशन में हम प्रोवाइड करते हैं। अभी इसमें 20-25 क्वेश्चन और बताने वाले हैं लेसन 2 में, सॉल्यूशन बिलियन में, तभी हमारा ये लेसन पूरा होगा। यानी लगभग में 40 से 50 क्वेश्चन हर एक लेसन में हम आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। अगले लेसन में हम आपको पार्ट 2 प्रोवाइड कर देंगे लेसन 2 का, ओके। और कंटिन्यूटी बिल्कुल बना के रखिए। ड्रीम क्लासेस पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। तो आपको क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर वाइज एक कॉन्सेप्ट का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। हमारी टीम आपको कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेसन 2 सॉल्यूशन, हिंदी में इसको कहते हैं बिलियन। ये हमारा टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है। एक पार्ट जो है ना, जिसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये पार्ट 2 है, ठीक है, लेसन 2 का ये पार्ट 2 है। और टॉपिक आपके सामने हम रखते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए थे यहाँ तक कि तनु घोल के का सहजात गुण निर्भर करता है। होप सो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है लेसन 2 के पार्ट 1 का। ये पार्ट 2 है। और कह रहा है यदि केसीएल, ठीक है, जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट ऑफ गुणांक क्या होगा। यदि केसीएल का जो है ना वो जलीय घोल वो 100% 100% विघटित हो जाता है तो वांट ऑफ गुणांक जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। यदि केसीएल जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट ऑफ गुणांक कितना होगा, इसका आंसर 2 होगा। ओके स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान, ये आपको 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। आंसर होगा 7.4, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान, हालांकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स नॉर्मली सॉल्यूशन कर देते हैं, पर फिर भी अगर बाई चांस छूट जाए देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, मे भी इस बार बोर्ड के एग्जाम में दिख जाए। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4। क्वेश्चन नंबर 23, 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया था, बिल्कुल उसको देख लीजिएगा। समुद्र जल का पराशरक दाब लगभग होता है, तो ये कितना होता है समुद्री जल का पराशरक दाब या पराशरणी दाब कहिए, तो ये 30 एटम्स होते हैं, ठीक है। समुद्र जल का पराशरक दाब लगभग होता है वो 30 एटम्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करते जाइए और कॉपी में नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। तो कौन सी सांद्रण जो होती है ना वो इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, मोलरिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं मोललता, सॉरी कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, मोललता। ओके, वो मोलरिटी नहीं, ये मोललता होगा, वो गलत मैंने बोला था। दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है क्या कहलाता है। दो द्रवों का एक मिश्रण है जो स्थिर संघटन पर उबलता है, ये आपको एंजोट्रॉप कहलाएगा, ठीक है। दो द्रवों का एक मिश्रण है जो स्थिर संघटन पर उबलता है, क्या कहलाता है, एंजोट्रॉप, ठीक है, एंजोट्रॉप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं, ठीक है। जब आइसोटोनिक विलयन के वे हैं जिनके क्या बराबर होते हैं, मतलब नॉर्मली समझना है कि आइसोटोनिक विलयन में क्या ऐसा टॉपिक है, क्या ऐसा चीज़ है जो बराबर होता है, वो होता है पराशरिक, ठीक है। आइसोटोनिक विलयन में जो है ना वो पराशरिक बिल्कुल बराबर होते हैं। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तित होते हैं और वो सीधे शून्य हो जाता है, ठीक है। किस रूप में परिवर्तित होते हैं, शून्य में। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी जो होते हैं ना वो परिवर्तित होते हैं किस चीज़ में, शून्य में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो रहा है आप लोग का, ठीक है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अंत में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब भी कुछ पूछना रहे, कुछ डाउट सेशन या इस तरह का, वहाँ पे हम आप लोग ग्रुप वगैरह बना रहे हैं जिसमें हम आपको कंटिन्यू वीडियोस का लिंक प्रोवाइड होगा। 0.1 m Ba/NO2 घोल का वांट ऑफ गुणांक अगर 2.74 हो तो विघटन स्तर, इसका ये जो है न्यूमेरिकल्स टाइप का है जिसको हम आपको न्यूमेरिकल्स में सॉल्यूशन करके देंगे, और ये आंसर होगा 87%। विघटन जो होता है ना वो उसका स्तर होगा 87%। आगे बढ़े, क्वेश्चन है कि एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है, अगर KF 1.86 और KB 0.512 हो तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या हुआ। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। आंसर इज इक्वल टू 0.0512, ठीक है। जो भी आपको न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे। H3PO4 के 1 मिलियन बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी, तो ये होगा 3.0 n, ठीक है। H3PO4 के 1 m बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी, 3.0 n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है PB इज इक्वल टू ST में S का मान होगा R के मान के बराबर, ठीक है। PB इज इक्वल टू ST में S का मान होगा R यानी प्रतिरोध, आई थिंक होना चाहिए, मैं इसको देख लूँगा एक बार अच्छे से। PB इज इक्वल टू ST में S का मान होगा R के बराबर, ठीक है, R के मान के बराबर। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, ये 2016 में क्वेश्चन है।
परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल। अगर परमाणु के इलेक्ट्रॉन और परमाणु के प्रोटॉन को के जो संख्या है, जो नंबर है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमें क्या निकलेगा? परमाणु का द्रव्यमान। तो नॉर्मली कहा जाए कि परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है किस किस चीज़ के? परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा कॉपी में, वीवीआई, कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल। चलिए, आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन, ये तो इस बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है PO माइनस PS बटे PO। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, कॉपी में नोट करिए। आपेक्षिक वाष्प दाब के का अवनमन होता है PO माइनस PS बटे PO। तो अपना व्हाट्सअप नंबर देते हैं स्टूडेंट को, ताकि दिक्कत ना हो किन्हीं को। आप जितने भी डाउट्स हैं यहाँ पे क्लियर करवा सकते हो, खास करके PDF से रिलेटेड कोई भी चीज़। अगर आपको PDF परचेज़ करने में दिक्कत हो रही है नहीं, तो आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया था मैंने, एक बार फिर से लिख देता हूँ। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, अगला, ये भी अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउल्ट का नियम किसका पालन करता है? तो P, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P इज इक्वल टू KHX, राउल्ट का नियम। बहुत ही ज़्यादा ये 3-4 क्वेश्चन जो है ना लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया जाता है, ये देखो π/c इज इक्वल टू ST, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है π/c इज इक्वल टू ST। अगले प्रश्न की ओर, कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो कौन जो है ना वो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म जो है ना वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट, सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल कंफर्म, डाउट क्लियर? ओके। बिलियन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? तो ये मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक, ठीक है। बिलियन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है स्टूडेंट्स? मोल किलोग्राम, kg इनवर्स विलायक। ओके स्टूडेंट, डाउट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हम न्यूमेरिकल्स में और जो आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें प्रोवाइड करेंगे ना, वहाँ पे छोटे छोटे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप बस यहाँ पे रटो और अच्छे से समझो थोड़ा थोड़ा और पढ़ते जाओ, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव 35 में 35 इस बार लाना है इस बार आपको, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू इस बार 32 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री के एंड 33 फिजिक्स के लड़े थे, और बायो के शायद 27 लड़े थे। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। 0.1 m यूरिया बिलियन और समान ताप पर निम्न बिलियन समपरासारी है। सॉरी, ये इसका आंसर होगा 0.1 m C6H12O6। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। 3 लीटर 3m NaCl के मोलों की संख्या होती है, ये 9 होगा। इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे बाद में कि 3 लीटर यानी 3m NaCl के मोलों की संख्या 9 होगी। और ये आखिरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन आज के सेशन का। कह रहा है कि 10 लीटर दशांश मोलर m/10 घोल के लिए घुल्य की मात्रा 1.0 मोल होगा, 1.0 मोल होगा। तो आई होप कि मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बीच में वीडियो के बीच में दे दिया था, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। ओके, और बिल्कुल कंटिन्यूटी बना के रखिए, ड्रीम क्लासेस पे कंटिन्यू बने रहिए। और जो स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने अगर 12th कर लिया है, तो मेरा एक नया चैनल है अभी अभी मैंने बनाया है, टारगेट विथ राहुल सर। आप इस चीज़ को यूट्यूब में सर्च करो। अगर आपके भाई ने, बड़े भाई ने, आपकी दीदी ने, या कोई भी आपके फैमिली मेम्बर का जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंक, SSC, रेलवे और जितने भी कम्पिटिटिव हैं, यहाँ पे मैं प्रतिदिन 3 घंटा लाइव पढ़ाता हूँ। NTPC का लाइव क्लास चल रहा है, CHSL का लाइव सेट प्रैक्टिस, NTPC का और RRC ग्रुप डी का जो है ना सेट चल रहा है, मॉडल सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आप लोग को, ठीक है। प्रतिदिन लाइव टेस्ट चल रहा है, और यहाँ पे बेसिक भी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग, मैथ, सभी के लाइव सेशन बिल्कुल कंटिन्यू। पर डे हम आपको 2 से 3 घंटे, 3 अधिक ही समझो, 3 से 4 घंटे लाइव आने वाले हैं। तो बिल्कुल अपने सभी भाई दीदी सबको बता दो इस चीज़ के बारे में। ओके, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल
ड्रीम क्लासेस के साथ बिल्कुल जुड़ जाएं। हमारी टीम आपको सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाएगी एग्ज़ाम से पहले। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पे जो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन का बेल होगा जिसको ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो आपके लिए लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चला जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये चैनल बिल्कुल क्लास 12th के बच्चों के लिए और 10th के बच्चों के लिए। यहाँ पे हमारी टीम आपको कंटिन्यू पीडीएफ प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंत में हम अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे। इस वीडियो के लगभग लास्ट में आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं केमिस्ट्री का। बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे सर थोड़ा वीडियो लेट से मत लाया करो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल के थ्रू 12th क्रैक कर चुके हैं और वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि ड्रीम क्लासेस पे अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियोस नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको एक मेरा नया चैनल है टारगेट विथ राहुल सर, सर्च करिए यूट्यूब में टारगेट विथ राहुल सर। उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए, टारगेट विथ राहुल सर। वहाँ पे मैं प्रतिदिन लाइव आता हूँ दोपहर में 12:30 बजे और रात में 8:30 बजे, और प्रतिदिन आपके लाइव सेशन चलते हैं 2 से 3 घंटे का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको जितने भी क्वेश्चंस हम आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करेंगे, मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चंस, ये मोस्ट हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा क्या होगी। तो ये आपको 1 ग्राम समतुल्य प्राप्त होगा, जो आपको 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा कितना बराबर होगा, तो 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलयन में विद्युत का संचालन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो विलयन में जो है ना वो विद्युत का संचालन करने के लिए आपको वैद्युत अपघट्य ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि विलयन में वैद्युत का संचालन करने के लिए ये संचालन करते हैं, जिसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वैद्युत अपघट्य। तीसरा क्वेश्चन, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। ये आपको 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसका जो है ऑक्सीकरण विभव जो है ना वो सबसे अधिक होता है। तो ये वो उसका आंसर होगा स्टूडेंट एमजी यानी मैग्नीशियम का। ठीक है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा, एमजी मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन किससे अवकृत नहीं करेगा। तो ये Fe3+ को जो है ना अवकृत नहीं करेगा, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोर्ड की परीक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2018 में क्वेश्चन है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन किसे अवकृत नहीं करेगा। तो ये इसका आंसर है Fe3+। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या की। ठीक है, विलयन की जो चालकता जो है ना वो किसके समानुपाती होगी, ये आयनों की संख्या के समानुपाती होगी। विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। अगर आप हमारे चैनल पे पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल पीडीएफ के बारे में जरूर नॉलेज रखिए। पीडीएफ का मतलब हुआ जो हम आपको गेस्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं ना, एक बुक की तरह आपको हम पीडीएफ देंगे जो आपके व्हाट्सअप पे सेंड किया जाता है। ठीक है, आपके व्हाट्सअप पे भेजा जाएगा, जिसे आप अपने फ़ोन के थ्रू खोलकर पढ़ सकते हैं। पेज बाय पेज दिया रहेगा, उसके लिए काफ़ी कम फ़ी देना पड़ता है, बहुत ही कम फ़ी। पिछले साल 16,000 बच्चों ने हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस के थ्रू पीडीएफ परचेज़ किया। उम्मीद है कि आप लोग इस बार 100% आप लोग परचेज़ करोगे, क्योंकि उससे जो है ना, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में काफ़ी सारे टीचर्स इंक्लूड होते हैं, तो सभी को हमें जो है ना मंथली देना पड़ता है उन्हें। तो इसलिए आपके लिए थोड़ी फ़ीस रखिएगा। आप खुद ही सोचो, इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो अगर 100-200 अगर फ़ीस लग भी रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इशू है, ये नॉर्मल सी इशू है। किसी भी तरह से आप ट्रांसफ़र करके पीडीएफ परचेज़ कर सकते हो, वो आपको डिटेल्स दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया। 96,500 कूलाम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। ये आपको 96,000 कूलम जो है ना विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। ये कितना ग्राम, 31.75 ग्राम Cu। ठीक है, ये आपको 2013, 15 और 16 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2013, 2015 एंड 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालकता की इकाई होती है OHM इनवर्स CM इनवर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चालकता की इकाई होती है OHM इनवर्स CM सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। तो विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। मोस्ट हाईलाइटेड 2010 और 17 में पूछा गया प्रश्न है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है ना वो किससे कनेक्टेड है, किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, सॉरी। तो ये विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से 2 बार पूछा गया प्रश्न है। एक फैराडे बराबर, ये तो इतनी बार पूछा गया प्रश्न है ना जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम्ब होते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फैराडे का जो प्रथम रूल है ना, प्रथम नियम, उसका समीकरण आपको फाइंड आउट करना होता है। तो M इज इक्वल टू ECT, सॉरी ये E है, CT यहाँ पे लिखा हुआ है। फैराडे का प्रथम नियम है M इज इक्वल टू ECT। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन के नियम दिए गए थे। तो ये विद्युत अपघटन का जो नियम है ना, देने वाले वैज्ञानिक का नाम ही फैराडे है। ठीक है, कि विद्युत अपघटन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, तो फैराडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लेड स्टोरेज बैटरी की चार्ज करने पर H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। जब आप लोग लेड स्टोरेज बैटरी को जब आप चार्ज करोगे ना तो H2SO4 वो पुनः उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर H2SO4 पुनः जो है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है। तो Ag मेरे हिसाब से होना चाहिए आर्गन, नहीं, हाँ। किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस पर। किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है, 20 डिग्री ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि किस ताप पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होगी। तो ये 15 डिग्री सेल्सियस पर, जो 15 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना वो NH4OH की घोल की चालकता सबसे कम होती है। किस ताप पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होगी, 15 डिग्री सेल्सियस पर। PT इलेक्ट्रोड पर H+ आयन पहले अवकृत होता है, ये किससे, जिंक यानी Zn2+ से। ठीक है, PT इलेक्ट्रॉन पर जो H आयन है ना वो सबसे पहले अवकृत होता है, किससे पहले, तो Zn2+ यानी जिंक के ऊपर जो +2 का चार्ज है ना उससे पहले, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल H2O मतलब जल को O2 ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक कूलाम्ब होगा, तो 1.93 × 10⁵ कूलाम्ब। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक कूलाम्ब जो होगा वो उसका आंसर होगा 1.93 × 10⁵ कूलाम्ब। चलिए, पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन में कौन सा Br2 मुक्त होगा। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से कौन सा Br2 मुक्त होगा, तो ये Cl2 मुक्त होगा। पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से कौन सा Br2 मुक्त होगा, तो ये Cl2 मुक्त होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा कॉपी में। आज इस सेशन को, आज इस वीडियो को काफ़ी लंबा खींचते हैं हम। ठीक है, सूखा तेल में कौन सा कम्प्लेक्सन बनता है, तो Zn × NH3 और उसके पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो है ना सूखा तेल से ये कॉम्प्लेक्सन बनता है, लिख लीजिएगा कॉपी में, नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत की जाती है वह क्या कहलाएगा, एल्युमिनियम। ये आपको MP बोर्ड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत की जाती है वो है एल्युमिनियम। वैद्युत अपघट्ट है, वैद्युत अपघट्ट जो है ना वो जंग को त्वरित करने वाला कारक है। प्रश्न है स्टूडेंट कि वैद्युत अपघट्ट है, तो वैद्युत अपघट्ट जो है ना वो जंग को त्वरित करने वाला जो है वो कारक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघट्ट से कैथोड पर क्या मुक्त होगा। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, नोट करिएगा कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघट्ट से कैथोड पर मुक्त होगा सोडियम। अब बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने वादा किया था कि स्टूडेंट मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा ताकि आप अपना PDF जल्दी से जल्दी परचेज़ कर सको।
ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप जितना जल्दी करोगे आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा जाएगा। इस पीडीएफ में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, पहला नंबर तो हम आपको चैप्टर वाइज, समझो इस चीज़ को, बात को, पहले हमारी बातों को समझो। जो हम आपको पीडीएफ देंगे वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा। चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, चैप्टर वाइज जो गैस क्वेश्चन होते हैं ना, चैप्टर वाइज गैस क्वेश्चन देंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों का, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स बचेंगे वो देंगे, ठीक है। और आपको हर एक सब्जेक्ट से, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, 20 जो है ना वो आपको सेट प्रैक्टिस देंगे। यानी आप सेट प्रैक्टिस दिया जाएगा, आप इसको घर पे भी बना सकते हो, मतलब सभी उसी में, उसी फीस में सारा कुछ इंक्लूड रहेगा, ठीक है। जो मैंने अभी नंबर, आप समझ रहे हो ना, 20 सेट प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा। जो नंबर मैंने यहाँ पे आपको बताया 752031, ये हमारी टीम का नंबर है, बिल्कुल जेन्युइन नंबर है, कोई भी फ्रॉड नहीं है। हमारी टीम के थ्रू पिछले साल 16,000 बच्चों ने पीडीएफ परचेज़ किया और सबके एग्जाम अच्छे गए, सबके अच्छे गए। आपके जो सीनियर हैं, भाई बहन हैं, जिन्होंने अगर ड्रीम क्लासेस से पढ़ा तो पूछो कि हमारी टीम बिल्कुल जेन्युइन टीम है, फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है बिल्कुल फ्रॉड है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अब यहाँ पे जो हमारी टीम है, ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। और एक सब्जेक्ट पे मैंने बताया कि क्या क्या इंक्लूड रहेगा, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज गेस क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल्स, और 20 सेट प्रैक्टिस हर एक सब्जेक्ट में। ये आपको सेट प्रैक्टिस जो है ना, ये आपको पहले ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके आंसर भी रहेंगे, और सभी के आंसर रहेंगे पीडीएफ में, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सभी के आंसर रहेंगे। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगा, विथ सॉल्यूशन के साथ आपको किताब की तरह मिलेगी, जो आपके व्हाट्सएप पे शेयर किया जाएगा। तो इसके लिए आप नंबर मैंने दे दिया, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लो। किस धातु आयन का अवकरण विभव जल से अधिक होता है, तो Cu2+ एंड Ag+ पे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कि किस धातु आयन का अवकरण जो है ना विभव जल से अधिक होता है, Cu2+ एंड Ag+। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकरी सेल में किसका लेप भरा होता है, तो KOH+ ZNO का लेप जो होता है ना, मरकरी का जो सेल होता है ना, सॉरी हाँ, उसमें किसका लेप भरा हुआ रहता है, तो KOH+ ZNO का लेप भरा हुआ होता है। शुष्क सेल में किसका लेप भरा होता है, तो NH4Cl और प्लस ZnCl2 का लेप भरा होता है। शुष्क सेल में किसका लेप भरा होता है, तो ये जो है ना, ये आपका हो जाएगा NH4Cl प्लस ZnCl2। कॉलराउस का नियम बताना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉलराउस वाला, बिल्कुल नोट करिएगा कॉपी में, मोस्ट हाईलाइटेड है। ये क्वेश्चन मैंने खुद एक बार अटैम्प्ट किया था इस क्वेश्चन को, कॉलराउस का जो रूल है, जो नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, लेमडा इन्फिनिटिव m इज इक्वल टू लेमडा पर प्लस और प्लस लेमडा माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है, तो जब विद्युत अपघटन होगा ना, तो निक्षेपित आयनों की मात्रा किस पे डिपेंड नहीं करेगी, प्रतिरोध पे जो है ना वो डिपेंड नहीं करेगी। विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती, ये प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। ओके, चलिए, फैराडे की इकाई है सी मोल इनवर्स। ओके, सी मोल इनवर्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जिसको कहते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, ये ग्रेफाइट है, जो हीरा का अपर रूप है, माफ़ी चाहते हैं। ओके, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर घनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है Fe और F2 और H2। ये आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है F2 और H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोरिक सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता जो है ना, वो 400 OHm इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विटी इनवर्स विशिष्ट सुचालकता, और इसकी जो सुचालकता है ना, ये गिवन है 8 × 10⁻⁵ OHm इनवर्स Cm इनवर्स है। तो BaSO4 का
KSP क्या होना चाहिए। ये इसका जो सॉल्यूशन है ना, ये हम आपको न्यूमेरिकल्स में अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पे नॉर्मली बस रट लो, इसका आंसर होगा 4 × 10⁻⁻1 मीटर इनवर्स। ये भी BSc 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग का कारण बनता है PbSO4। यही रीज़न है ना जो डिस्चार्ज होता है आपकी बैटरी कि लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग का रीज़न है PbSO4। यही रीज़न है डिस्चार्जिंग का, लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग का कारण है PbSO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन है कि सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल, विवा बल, इसका मतलब है विद्युत वाहक बल होना चाहिए, वो निगेटिव होना चाहिए। कि सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल जो है ना वो निगेटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होना चाहिए। गैल्वनीकरण होता है आयरन पर जिंक का स्तर। जब आप किसी आयरन या लोहे पर जिंक का स्तर चढ़ाते हैं ना, लेपित करते हैं ना, तो ऐसी प्रक्रिया को गैल्वनीकरण कहते हैं। VVI क्वेश्चन है, जो मैं VVI करवा दूँ ना और जो प्रीवियस ईयर्स पूछा जाए उन दो क्वेश्चन पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना उन दो टाइप के क्वेश्चन को। तो गैल्वनीकरण होता है आयरन पर जिंक का स्तर, ये प्रोसेस जो है वो गैल्वनीकरण कहलाता है। लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि K+ और Cl- आयनों के चालकत्व लगभग इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि K+ और Cl- आयनों के चालकत्व जो होते हैं ना वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कि एसिटिक एसिड के किस सांद्रण के लिए घोल की चालकता अधिक होगी 0.00 m। एसिटिक एसिड के किस सांद्रण के लिए घोल की चालकता अधिक होगी 0.001 m। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनु H2SO4 के विद्युत अपघट द्वारा NTP पर 5600 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस बनाने में कितना विद्युत प्रयुक्त होगा। तो 1.00 फैराडे। अगर आपके पास 1.00 फैराडे है तो तनु H2SO4 के विद्युत अपघट्य द्वारा NTP पर आप 5600 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। सिंपल वे में ये समझो। क्वेश्चन नंबर 38, कि किस धातु आयन का अवकरण विभव जल से कम होता है। किस धातु आयन का अवकरण विभव जो है ना वो जल से कम होता है। तो ये होगा Na+, Ca2+ तथा Al3+। इन तीनों का जो है ना आयन का अवकरण विभव जो है ना वो जल से कम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, किस हैलाइड आयन का अवकरण विभव जल से कम होता है। तो ये इसका होगा F पर चार्ज होगा माइनस का, ठीक है। जलीय घोल में कौन हैलाइड आयन एनोड पर ऑक्सीकृत नहीं होता है। वही सेम आंसर 39 एंड 40 का। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने बोला था कि आपको मैं नंबर दूंगा, हालांकि मैंने वीडियो के बीच में भी नंबर दे दिया था और मैंने डिटेल्स बता दिया था कि आप PDF के लिए यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारी टीम का नंबर है और बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। 100% आपको हमारी टीम सेटिस्फाइड करेगी। और अगर आप हमारे PDF के थ्रू पढ़ते हैं तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। पिछले साल तो मैंने कुछ नहीं बोला था क्योंकि मुझे लगा कि चलिए पहले स्टूडेंट्स को पढ़ने देते हैं, देखने देते हैं कि कैसी हमारी टीम है। इस बार तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ये प्रॉमिस करता हूँ। और यहाँ से आपको पता है स्टूडेंट्स की 452 ये हमारे ड्रीम क्लासेस के टॉपर स्टूडेंट का है 12th में इस बार, ठीक है। जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था ये यहाँ के टॉपर है 452। और पूरा बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ और पूरे बिहार बोर्ड का टॉपर है 472, यानी मात्र 20 का डिफरेंस होता। और ये भी शायद टॉप लिस्ट में इनका नाम है। ओके, चलिए उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दो एक बार, चलो जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और कंटिन्यू अपना जो है फोकस ड्रीम क्लासेस पे बना के रखो। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल यहीं पे आपको हम पूरी तैयारी करेंगे। हम वादा करते हैं कि आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करके देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप हमारे ऊपर जितना चाहो उतना गुस्सा हो सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तुरंत ही हम लॉन्च करेंगे, तुरंत ही आपके लिए प्रोवाइड करेंगे।